सब्सक्राइब कीजिए हरिदा नरसिंह गुरु चैनल को और पास में जो बेल आइकन है उसके ऑल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली मेडिकल वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त हरि नागर। तो दोस्तों, हम हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से कई प्रकार की बीमारियों के बारे में जानकारी शेयर करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि लोग जागरूक रहें एवं इन बीमारियों से बच सकें एवं बीमारियों के लक्षण को पहचान कर बीमारियों का पता कर सकें कि उन्हें किस प्रकार की बीमारी है, ताकि सही समय पर जानकारी होने से उस बीमारी का निदान किया जा सके। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं निमोनिया के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं निमोनिया के बारे में। निमोनिया एक प्रकार से लंग्स या फेफड़ों में होने वाला इन्फेक्शन है जो कि बैक्टीरिया, वायरस एवं फंगाई की वजह से होता है। लंग्स के एयर से यानी कि एल्वोलाई, जहाँ पर गैस का आदान प्रदान होता है, तो एल्वोलाई में इन्फेक्शन होने की वजह से वहाँ पर इन्फ्लामेशन होने लगती है एवं धीरे धीरे एल्वोलाई में फ्लूइड भरने लगता है एवं पस भी धीरे धीरे भरने लगता है, जिससे सांस लेने में दिक्कत होने लगती है एवं साथ ही साथ एल्वोलाई की जो वॉल होती है वो भी मोटी हो जाती है, जिससे गैस का एक्सचेंज जो आदान प्रदान होता है उसमें भी दिक्कत होने लगती है। जैसा कि आप इस डायग्राम के माध्यम से देख पा रहे हैं, जो ऊपर वाले जो एल्वोलाई हैं वो नॉर्मल हैं, हेल्दी हैं, उसमें किसी प्रकार का फ्लूइड या पस नहीं है। लेकिन जो नीचे की तरफ जो एल्वोलाई का डायग्राम है उसमें ये इंडिकेट कर रहा है लंग इन्फेक्शन को, क्योंकि एल्वोलाई के अंदर क्या हो रखा है, वहाँ पर फ्लूइड भर रखा है, ठीक है। एवं साथ ही साथ जो एल्वोलाई की जो वॉल होती है वो भी मोटी हो चुकी है। अब बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न उठता है कि क्या निमोनिया कंटाजियस है, यानी कि संक्रामक है। तो जी हाँ, निमोनिया एक संक्रामक बीमारी है जो कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती है। और जो बैक्टीरियल निमोनिया होता है और वायरल निमोनिया होता है, ये किस प्रकार से फैलता है। जब भी कोई संक्रमित व्यक्ति खांसता है या छींकता है तो उसके श्वसन तंत्र से वो वायरस या जो भी बैक्टीरिया है हवा में आ जाता है और हवा के द्वारा यह दूसरे व्यक्ति को संक्रमित करता है। फिर उसके बाद में आता है संक्रमित जो चीज़ें हैं उनको छूने से भी ये फैलता है। फंगल निमोनिया मिट्टी अथवा पक्षियों के बीच में मौजूद फंगाई के द्वारा होता है। अब हम बात करेंगे निमोनिया के कारणों के बारे में कि निमोनिया के क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो निमोनिया के मुख्य प्रकार से 3 कारण होते हैं। पहला आता है बैक्टीरियल कॉजेस। तो बैक्टीरियल निमोनिया के लिए मोस्ट कॉमन कॉज जो है वो है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई, और अदर कॉज में माइकोप्लाज्मा निमोनियाई एवं हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाई। दूसरा जो कारण है वो है वायरल निमोनिया। तो वायरल निमोनिया में माइल्ड सिम्टम्स दिखते हैं जो कि बिना ट्रीटमेंट लिए 1 से 3 सप्ताह में ठीक हो जाते हैं। वायरल निमोनिया के मुख्य कारण जैसे कि इन्फ्लुएंजा वायरस, जिसे फ्लू का वायरस भी कहा जाता है। नेक्स्ट आता है राइनो वायरस, जिसे कॉमन कोल्ड का यानी कि सामान्य जो सर्दी जुकाम होता है उसका वायरस भी कहा जाता है। एवं नेक्स्ट आता है रेस्पिरेटरी सिंशियल वायरस, इसका मुख्य कारण है। तीसरा जो मुख्य कारण है वो है फंगल निमोनिया। यह निमोनिया मिट्टी अथवा पक्षियों की जो बीट होती है, जिसे बर्ड ड्रॉपिंग कहा जाता है, उसमें मौजूद फंगाई के द्वारा होता है और यह ज़्यादातर कमज़ोर प्रतिरक्षा तंत्र की वजह से होता है। फंगल निमोनिया के मुख्य कारणों में जैसे कि निमोसिस्टिस जिरोवेसाई, क्रिप्टोकोकस स्पीशीज एवं हिस्टोप्लाज्मोसिस स्पीशीज की वजह से यह होता है। तो नेक्स्ट आता है रिस्क फैक्टर ऑफ निमोनिया। तो रिस्क फैक्टर क्या होता है, किसी भी सामान्य व्यक्ति में बीमारी होने के यह चांसेस को बढ़ा देता है, ठीक है। जैसे कि वीक इम्यून सिस्टम, अगर आपका प्रतिरक्षा तंत्र कमज़ोर होगा तो आपको निमोनिया हो सकता है। क्रोनिक मेडिकल कंडीशन यानी कि आपको लंबे समय से कोई बीमारी है, जैसे कि डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है या कोई अदर बीमारी है, तो उसकी वजह से भी निमोनिया हो सकता है। मेडिकेशन लेने की वजह से, अगर आप लंबे समय से मेडिकेशन ले रहे हैं, दवाइयाँ ले रहे हैं, तो उसकी वजह से हो सकता है। रीअकरेंस ऑफ इन्फेक्शन, अगर आपको पहले भी कभी इन्फेक्शन हुआ है और दोबारा से भी यह इन्फेक्शन हो सकता है।
स्मोकिंग एंड अल्कोहल, अगर आप स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल का सेवन करते हैं, तो उसकी वजह से आपका जो प्रतिरक्षा तंत्र होगा वो कमज़ोर होगा, आपका लीवर भी कमज़ोर हो जाएगा, तो उसकी वजह से आपको इन्फेक्शन लग सकता है। नेक्स्ट आता है एक्सपोजर टू केमिकल, फ्यूम्स एंड पॉल्यूटेंट्स। अगर आप किसी केमिकल के संपर्क में या फ्यूम्स के संपर्क में या किसी पॉल्यूटेंट के संपर्क में आते हैं तो उसकी वजह से भी निमोनिया हो सकता है। अगर कोई पर्सन या ओल्ड एज पर्सन 65 ईयर से ऊपर का है तो उसको भी निमोनिया हो सकता है, क्योंकि उसका प्रतिरक्षा तंत्र कमज़ोर होता है। 2 साल से छोटे बच्चों में भी निमोनिया हो सकता है, क्योंकि उसका भी प्रतिरक्षा तंत्र कमज़ोर होता है। तो ये जो सभी रिस्क फैक्टर जो होते हैं निमोनिया के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो अब हम बात करेंगे निमोनिया के टाइप्स के बारे में। निमोनिया के टाइप्स डिपेंड करते हैं कि वो कहाँ और किस प्रकार से फैलते हैं। तो सबसे पहला आता है हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया। यह निमोनिया हॉस्पिटल में स्टे करते समय फैलता है। यह निमोनिया दूसरे प्रकार के निमोनिया से ज़्यादा सीरियस होता है और बैक्टीरिया इन्वॉल्व होने की वजह से यह निमोनिया एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो जाता है, यानी कि जब भी आप एंटीबायोटिक लेंगे तो उसका आपकी बॉडी पर किसी भी प्रकार का रेस्पॉन्स दिखाई नहीं देगा। दूसरा आता है कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया। इस प्रकार का निमोनिया जो कि हॉस्पिटल से बाहर यानी कि कम्युनिटी एरिया में देखा जा सकता है। नेक्स्ट आता है वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया। इस प्रकार का निमोनिया हॉस्पिटल में वेंटिलेटर के यूज़ करने की वजह से होता है। नेक्स्ट आता है एस्पिरेशन निमोनिया। इस प्रकार का निमोनिया खाते समय पीते समय जो बैक्टीरिया होते हैं वो लंग्स में चले जाते हैं और एस्पिरेशन निमोनिया कॉज करते हैं। इस प्रकार की समस्या जब पैदा होती है जब व्यक्ति को खाने को लेकर निगलने की प्रॉब्लम होती है, या जब व्यक्ति दवाई का सेवन करता है, अल्कोहल का सेवन करता है या कोई ड्रग का इस्तेमाल करता है। अल्कोहल और ड्रग का इस्तेमाल करने की वजह से हमारी बॉडी सिडेशन में चली जाती है और एस्पिरेशन निमोनिया होने के चांसेस हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे निमोनिया के क्लासिफिकेशन के बारे में। तो सबसे फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन आता है वो आता है ब्रोंको निमोनिया। यह लोबर निमोनिया की तुलना में ज़्यादा फैलता है और लंग्स में मौजूद एल्वोलाई में इन्फ्लामेशन होने की वजह से लंग्स में पैचेस या धब्बे दिखने लग जाते हैं, जैसा कि आप इस डायग्राम के माध्यम से देख पा रहे हैं कि जो लेफ्ट जो लंग्स है वहाँ पर धब्बे दिखाई दे रहे हैं रेड कलर के। सेकेंड क्लासिफिकेशन आता है लोबर निमोनिया। इस प्रकार के निमोनिया में लंग्स के सिंगल लोब में मौजूद सभी एल्वोलाई में इन्फ्लामेशन देखने को मिलती है, जैसा कि आप इस डायग्राम के माध्यम से देख पा रहे हैं। जो राइट वाला लंग है उसके लोअर लोब में निमोनिया हो गया है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आता है इंटरस्टिशियल निमोनिया। इस प्रकार के निमोनिया में एल्वोलाई की वॉल में इन्फ्लामेशन हो जाती है और यह इन्फ्लामेशन एल्वोलाई के बीच में जो स्पेस होता है वहाँ पर भी देखी जा सकती है, जैसा कि आप इस डायग्राम के माध्यम से देख पा रहे हैं कि 3 एल्वोलाई यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और इन एल्वोलाई के बीच में इन्फ्लामेशन या सूजन देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट आता है फोर्थ क्लासिफिकेशन लिपोइड निमोनिया। इस प्रकार का निमोनिया ऑयल एस्पिरेशन एवं एयर ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से होता है। ऑयल एस्पिरेशन की वजह से एल्वोलाई में फैट का अक्यूमुलेशन होने लगता है और लिपोइड निमोनिया हो जाता है। अब हम बात करेंगे पैथोफिजियोलॉजी के बारे में कि निमोनिया किस प्रकार से होता है। लंग्स में बैक्टीरियल एवं वायरल इन्फेक्शन की वजह से लंग्स में साइटोकाइंस केमिकल रिलीज होने लगता है, जिसकी वजह से लंग्स एवं एल्वोलाई में इन्फ्लामेशन या सूजन आ जाती है। एल्वोलाई में सूजन होने की वजह से एल्वुलर परमेबिलिटी बढ़ जाती है और एल्वोलाई में फ्लूइड लीक होने लग जाता है। एल्वोलाई एवं ब्रोंक्यूल में बैक्टीरिया, फाइब्रिन, ब्लड सेल्स, सीरियस एक्सुडेट बढ़ जाता है, यानी कि वहाँ पर पानी भर जाएगा और पस भर जाता है, जिसकी वजह से लंग्स के टिश्यूज़ के अंदर कंसोलिडेशन हो सकता है, यानी कि लंग्स बिल्कुल फर्म हो जाएंगे और सॉलिड हो जाएंगे, और जिसकी वजह से जो एल्वोलाई होता है वहाँ पर गैस का एक्सचेंज होने में प्रॉब्लम होने लगती है, सांस लेने में प्रॉब्लम होने लग सकती है।
अब हम बात करेंगे निमोनिया के सिम्टम्स यानी कि लक्षणों के बारे में। तो जैसे कि प्रोडक्टिव कफ देखा जा सकता है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा बलगम बनने लगता है। सोर थ्रोट यानी कि गले में दर्द होने लगता है। चेस्ट पेन यानी कि सीने में दर्द। फेटिक एंड मसल एचेस, आपको बहुत ही ज़्यादा थकान और मांसपेशियों में दर्द होने लगता है। स्नीजिंग एंड रनी नोज, बहुत ही ज़्यादा छींक आने लगती है और नाक बहने लगती है। फीवर एंड चिल्स, आपको ठंड लगकर बुखार आ सकती है। नोजिया एंड वोमिटिंग यानी कि आपको जी मचलना, उल्टी आने जैसी समस्या देखी जा सकती है। एब्डोमिनल पेन यानी कि आपके पेट में दर्द होने लगता है। तो इस प्रकार की समस्याएं आप निमोनिया के अंदर देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे इन्वेस्टिगेशन के बारे में कि निमोनिया के अंदर किस प्रकार की जांचें आप करवा सकते हैं। जैसे कि फिज़िकल एग्जामिनेशन, जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपका फिज़िकल एग्जामिनेशन यानी कि स्पेशली पल्मोनरी एग्जामिनेशन करता है, यानी कि रेस्पिरेटरी एग्जामिनेशन वो आपका करेगा कि आपका जो लंग्स है उसमें किसी प्रकार का एबनॉर्मल साउंड तो सुनाई नहीं दे रहा है। ठीक है, चेस्ट एक्सरे करवा सकते हैं, स्पुटम कल्चर करवा सकते हैं जिसके द्वारा पता लग जाएगा कि किस प्रकार का इन्फेक्शन है। ब्लड कल्चर करवा सकते हैं, यानी कि उसके द्वारा भी पता कर सकते हैं कि किस प्रकार का इन्फेक्शन है। पल्स ऑक्सीमेट्री के द्वारा हम बॉडी के अंदर ऑक्सीजन सेचुरेशन पता कर सकते हैं कि खून के अंदर ऑक्सीजन की कमी तो नहीं है। नेक्स्ट आता है थोरासेंटेसिस। तो जो हमारी एक तरीके से थोरेसिस कैविटी होती है, जो लंग्स कैविटी होती है, वहाँ से फ्लूइड का एस्पिरेशन कर सकते हैं और पता कर सकते हैं कि उस फ्लूइड के अंदर किसी प्रकार का इन्फेक्शन या पस तो नहीं है। नेक्स्ट आता है ब्रोंकोस्कोपी, यानी कि ब्रोंकोस्कोपी में क्या होगा, एक ब्रोंकाई का क्लियर विजुअलाइजेशन किया जाता है, ठीक है, ब्रोंकोस्कोप के थ्रू। नेक्स्ट आता है सीटी स्कैन। सीटी स्कैन के थ्रू क्या करेंगे, जो लंग्स है उसका क्लियर इमेज देख सकते हैं इन ए क्रॉस सेक्शन व्यू। ठीक है, तो जिससे पता हो सकता है कि लंग्स में किस प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है। तो इस प्रकार की जांचें आप करवा सकते हैं जिससे पता लग जाएगा कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है, किस वजह से यह हुआ है। अब हम बात करेंगे निमोनिया के ट्रीटमेंट के बारे में। तो सबसे पहले आता है जनरल ट्रीटमेंट। तो जनरल ट्रीटमेंट के अंदर क्या होता है, कुछ हद तक हम उसको जो सिम्टम्स हैं उसको मैनेज कर सकते हैं, उसको कंफर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। तो जनरल ट्रीटमेंट के अंदर सबसे पहला आता है बेड रेस्ट। तो उसको बेड रेस्ट प्रॉपर प्रोवाइड करना चाहिए, ठीक है, उसको खूब सारा पानी पिलाना चाहिए, ठीक है, बहुत ही अच्छा न्यूट्रिशन देना चाहिए जिसके अंदर मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हो। और अगर उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो ऑक्सीजन थेरेपी आप उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर गले में या लंग्स में बहुत ही ज़्यादा बलगम बन रहा है तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी करवा सकते हैं। तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज की वजह से क्या होगा, जो भी बलगम जमा है वो लूज़ हो जाएगा और कफिंग के द्वारा वो जो बलगम है वो बाहर की तरफ एक्सपल हो जाता है, बाहर की तरफ निकल जाता है। अब हम बात करेंगे फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट यानी कि मेडिसिनल ट्रीटमेंट के बारे में। तो जब भी पेशेंट को जैसे कि ठंड लगकर बुखार आता है तो एंटीपायरेटिक्स उसको देना चाहिए, यानी कि बुखार कम करने वाली दवा उसको देनी चाहिए। नेक्स्ट आता है एनाल्जेसिक्स। अगर बॉडी में बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है, ठीक है, मसल में जकड़न हो रही है, तो आप उसको दर्द की दवा दे सकते हैं। नेक्स्ट आता है कफ सप्रेसेंट, ठीक है, अगर बहुत ही ज़्यादा कफ आ रहा है, ठीक है, खांसी बहुत ज़्यादा हो रही है तो कफ सप्रेसेंट उसको दे सकते हैं। लेकिन कफ सप्रेसेंट भी लिमिटेड देना है, ज़्यादा नहीं देना है। अगर बिल्कुल ही कफ डाउन हो गया, सप्रेस हो गया, तो बलगम जो जमा है वो बाहर की तरफ नहीं निकल पाएगा, ठीक है। फिर आता है अगर निमोनिया बैक्टीरिया की वजह से हुआ है तो एंटीबायोटिक दे सकते हैं। वायरल की वजह से हुआ है तो एंटीवायरल मेडिसिन उसको दे सकते हैं। फंगल निमोनिया है तो एंटी फंगल मेडिसिन उसको दे सकते हैं। वो डिपेंड करता है टाइप्स ऑफ निमोनिया के ऊपर कि किस वजह से वो निमोनिया हुआ है। अब हम बात करेंगे निमोनिया के प्रिवेंशन के बारे में कि निमोनिया को किस प्रकार से रोका जा सकता है। तो ये डिपेंड करता है रिस्क फैक्टर के ऊपर कि आपकी बॉडी के अंदर किस प्रकार का रिस्क फैक्टर है, ठीक है। जिस प्रकार का रिस्क फैक्टर होगा आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, उसको फिट कर सकते हैं। जैसे कि आप अगर स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल का सेवन करते हैं तो उसको बिल्कुल
क्विट कर दें यानी कि बंद कर दें। ठीक है, जब भी आप कोई चीज़ कार्य करते हैं या संक्रमित चीज़ों को छूते हैं, बाहर से आते हैं, तो हैंड वॉश आप कर सकते हैं। उसके अलावा जब भी आप खांसते हैं या छींकते हैं तो आपके माउथ या नोज़ को कवर करके रखें, और जब भी आप टिश्यूज़ का यूज़ करते हैं तो यूज़ करने के बाद में आप उसको डिस्पोज कर दें। ठीक है, आपके पास नहीं रखें। उसके अलावा आप अपनी जो लाइफ स्टाइल है उसको हेल्दी रख सकते हैं, ताकि आपका जो इम्यूनिटी सिस्टम है स्ट्रॉन्ग रहे। तो हेल्दी लाइफ स्टाइल में क्या चीज़ें आती है, जैसे कि प्रॉपर रेस्ट करें, आराम अच्छे से करें, अच्छी डाइट लें और रेगुलरली आप एक्सरसाइज करें। उसके अलावा निमोनिया को रोकने के लिए वैक्सीन का भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि प्रेवनार 13, न्यूमोवैक्स 23 और फ्लू वैक्सीन जो कि फ्लू के लिए होती है, हिव वैक्सीन जो कि हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाई के लिए होती है। तो इस प्रकार का वैक्सीन का यूज़ करके आप निमोनिया को प्रिवेंट कर सकते हैं। अब आता है रिकवरी, यानी कि बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि जो निमोनिया का जो रिकवरी टाइम है वो कितना होता है। अगर किसी भी निमोनिया के व्यक्ति के अंदर माइल्ड सिम्टम्स होते हैं तो रिकवरी विद इन ए वीक के अंदर हो जाती है, लेकिन उसके लिए आपको ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। अगर आप ट्रीटमेंट लेंगे तो विद इन ए वीक के अंदर, एक सप्ताह के अंदर आप ठीक हो सकते हैं, रिकवर हो सकते हैं। अगर आप ट्रीटमेंट नहीं लेंगे तो वही निमोनिया क्रॉनिक निमोनिया के अंदर चेंज हो जाएगा। और यदि सिम्टम्स बहुत ही ज़्यादा सीवियर हैं, क्रॉनिक निमोनिया है, तो रिकवरी में कुछ सप्ताह से लेकर कुछ महीने भी लग सकते हैं, और कभी कभी निमोनिया की वजह से व्यक्ति की डेथ भी हो सकती है। तो दोस्तों, आशा है मुझे कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।